Good evening, students. So, this is our lecture number 9th on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013. ठीक है, अभी तक हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की. हमने ये सब पढ़ लिया कि हायरकी ऑफ कोर्ट्स क्या होता है, हायरकी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है. ठीक है, उनकी सेंटेंसिंग पावर कितनी है, कितना वो पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं. हमने ये भी जाना कि कोर्ट्स की हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या है. ठीक है, तो हमने एक ऊपर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की ले ली है ताकि अब आपको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी ना आए. ठीक है, सो टुडे वी गोना स्टार्ट चैप्टर 12. मतलब आज जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है वो प्राइमरली डील करेगा विद चैप्टर 12. ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ. चैप्टर 12 ऑफ CRPC, which is basically investigation. ठीक है, जो आपका चैप्टर 12 है CRPC का, इट डील्स विद इन्वेस्टिगेशन. अब जो इन्वेस्टिगेशन है ये काफ़ी प्रेवलेंट टर्म है कि नहीं. आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैटर को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. ठीक है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, आखिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती क्यों है. तो फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू सेक्शन 2H ऑफ CRPC. तो अगर आपके पास बैरक्ट है तो प्लीज़ CRPC की बैरक्ट खोल लीजिए. अगर बैरक्ट नहीं है तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, कोई PDF खोल सकते हैं. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको आसान होगा, आपको ही समझने में आसान होगा. सो बेसिकली सेक्शन 2 क्या है. सेक्शन 2 आपका एक डेफिनेशन क्लॉज है. ठीक है, सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन क्लॉज है. एंड सेक्शन 2H डिफाइंस व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 2H डिफाइंस व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन. प्लीज़ अपना बैरक्ट ओपन कर लीजिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 2H के साथ. क्या बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन. It says, section 2H says, investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. ठीक है, क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन. एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन क्या है. बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करता कौन है. ये करता है पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. अब सेक्शन 2H की एक बेयर रीडिंग से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ डू नॉट कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ डू नॉट कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है. पुलिस ऑफिसर के द्वारा. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 2H में, मैं फिर से रीड कर देता हूँ. It includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate. As you can see in bracket, other than a magistrate has been written. This signifies कि magistrate is not empowered to conduct investigation. The investigation shall only be conducted by a police officer या फिर by any person who is authorized by a magistrate in this behalf. अब यहाँ पर क्या कौन सा प्रिंसिपल आपको दिख रहा है. यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल दिख रहा है दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. ये यही कहता है कि जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं, वो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं उनकी, और एक दूसरे के पावर्स में कोई भी दखल नहीं देता है. So this is basically the principle of separation of power. Why this is the principle of separation of power? Because police officer is a part of an executive machinery.
ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल मशीनरी। ऐसे ही आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल यू कैन फाइंड अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, हमें ये समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन मीन्स collection of evidences, and who will do it, who will conduct it, who will conduct the investigation, it will be conducted by a police officer या फिर any other person। अच्छा, ये any other person क्या है? अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो the any other person here signifies CBI, CID, ये जो आपकी स्पेशल ब्रांचेज होती है, ठीक है, स्पेशल ब्रांचेज होती हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे होता नहीं, आपने पढ़ा नहीं है कि मतलब न्यूज़ में देखा होगा कि कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी के लिए कहा, ठीक है, ये एनी अदर पर्सन यही चीज़ सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, हमें क्या क्या समझ में आया इन्वेस्टिगेशन से, कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कौन करता है, पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मैजिस्ट्रेट। क्या मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, सो दिस वॉज, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्शन 2H। ये जो सारे अभी आप सेक्शंस पढ़ेंगे ना, जो भी ये डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शंस आप पढ़ेंगे, ये सारे के सारे रेलेवेंस रखते हैं विद द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को इन डिटेल पढ़ेंगे। नाउ वी विल कम डाउन टू सेक्शन 2C। हमने इन्वेस्टिगेशन समझ लिया। नाउ अब हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, सेक्शन 2C खोल लीजिए, रीड करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। सेक्शन 2C ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसको शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल बताया गया हो। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में शेड्यूल 1 को डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा उसमें कॉलम्स थे IPC के। ठीक है, पहले क्या था, मतलब शेड्यूल 1 किस चीज़ से डील करता है, उसमें IPC के जो ऑफेंसेस है वो इन्यूमरेटेड हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कोर्ट उन ऑफेंस का ट्रायल करेगा। तो अगर आपको याद हो तो कॉलम में क्या था, पहले सेक्शन था, फिर ऑफेंस था, फिर उसकी पनिशमेंट थी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, फिर आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल, एंड लास्ट में बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। तो आपका जो ये वाला कॉलम है ना, यहाँ पर अगर किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल लिख दिया गया है तो वो कॉग्निजेबल है एज पर सेक्शन 2C। यही कहता है कि जिस भी ऑफेंस को कॉग्निजेबल बताया गया है अंडर शेड्यूल 1, दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस ऑफिसर के पास, अब पुलिस ऑफिसर have the power to arrest without warrant। ठीक है, यहां पर जो ये टर्म वारंट है ना, अगर आसान शब्दों में समझे तो एक तरीके की परमिशन है। ठीक है, एक तरीके की परमिशन है जो पुलिस ऑफिसर को चाहिए होती है टू अरेस्ट अ पर्सन। बट अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, अब जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, और भी जो आपके जैसे कि रॉबरी, डकैती, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। एंड यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, जिसके भी अगेंस्ट आपने इंफॉर्मेशन लॉन्च की है इन द पुलिस स्टेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस,
वहाँ पर उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो सेक्शन 2C से हमें क्या समझ में आ गया कि शेड्यूल 1 में जिस भी ऑफेंस को कॉग्निजेबल बताया गया है दैट विल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। एंड द सेकेंड थिंग इज इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर हैव द पावर टू अरेस्ट विदाउट एनी परमिशन या फिर एनी वारंट। क्लियर हो गया सेक्शन 2C। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 2L। सेक्शन 2L क्या कहता है? सेक्शन 2L इट टॉक्स अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब देखिए सिंपल सा है, अगर सेक्शन 2C में ये कहा था कि शेड्यूल 1 में दिए हुए जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बताए गए हैं दे विल बी कॉग्निजेबल, तो 2L में क्या होगा? वही सेम चीज़ कि शेड्यूल 1 में जिनको नॉन कॉग्निजेबल बताया गया है दे विल बी नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है। एंड इसमें क्या पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की पावर होगी विदाउट वारंट? नो। ठीक है, पढ़ लेते हैं सेक्शन 2L क्या कहता है। ये कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब यहां पर पुलिस ऑफिसर को किसी ना किसी की परमिशन जरूर चाहिए होगी टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देखा जाए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उतने सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक्यूज को अरेस्ट करना वो नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है। एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर वेरी सीरियस इन नेचर, और वहाँ पर एक्यूज को अरेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो फर्दर कोई ऑफेंस कमिट ना कर पाए या फिर वो कहीं भाग ना जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, जब हमने सेक्शन 2C और 2L पढ़ा तो हमने पढ़ा एक कॉग्निजेबल केस भी लिखा है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ हमने पढ़ा कॉग्निजेबल केस भी लिखा है, और यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल केस लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ पर भी आपको ये दिखे ना कॉग्निजेबल केस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस, इट सिग्निफाइज ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसने क्या पता एक ही ऑफेंस किया हो, वो एक से ज़्यादा ऑफेंस भी कर सकता है। सपोज ए है, वो बी के घर में घुसा, ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया बिना उसके परमिशन के। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर उसने चोरी भी की, थेफ्ट कर दिया, उसके साथ साथ उसने सी की बीवी भी छेड़ दी। सपोज उसने आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कर दिया, सॉरी बी की बीवी छेड़ दी, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सेक्शन 354A ऑफ IPC। तो सपोज उसने ये सारे ऑफेंसेस कर दिए किसी के घर में घुस के, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे एक ऑफेंस तो हुआ नहीं है, यहाँ पे 3 ऑफेंस हुए हैं। तो कॉग्निजेबल केस सिग्निफाइज कि ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कई सारे ऑफेंस कमिट किए हैं जो एक्यूज्ड है उसने। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया ना इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग एक जर्नी तय करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में आखिर होता क्या है। ठीक है, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की चैप्टर की जर्नी कैसी है। तो ये जर्नी समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको एक कहानी की तरह समझिएगा। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है सेक्शन 154 से। सेक्शन 154 किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है FIR से। अब आपको ये जो टर्म है ना FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा सेक्शन 154 में। ठीक है, बट ये इसी में इम्प्लाइड है कि वहाँ पर FIR रजिस्टर की जाती है। मैं समझाता हूँ। एक बार आप लोग बेयरर का सेक्शन 154 खोल लीजिए। अभी हम लोग उसकी बेयर रीडिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस ऊपर से चीज़ों को समझेंगे, ताकि जब मैं 154 का लेक्चर शुरू करूँ तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ पे क्या कहता है सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट सेज इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इन
कॉग्निजेबल केसेस, मतलब कि जो भी कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154, और वहाँ पर उसे हम FIR कहते हैं। जब इंफॉर्मेशन दी जाती है ना ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और उसको नोट डाउन किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब सपोज अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वी विल रेफर टू सेक्शन 155। आप सेक्शन 155 की अगर हेडिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। अब कॉग्निजेबल केसेस में या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंफॉर्मेशन को एज एन FIR रजिस्टर की जाती है, बट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस इट इज रजिस्टर्ड एज NCR, विच इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। अब हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे FIR से, FIR से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब सपोज अगर FIR लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। तो अब क्या होगा आपका, अब होगा आपका अरेस्ट, ठीक है। तो जो आपका अरेस्ट है ये डील होता है अंडर चैप्टर 5 फ्रॉम सेक्शन 41 टू 60A। सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60A तक अरेस्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट आप कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपने मनमानी तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही द अरेस्ट वुड बी मेड, सेक्शन 57 वुड बिकम एक्टिव। एक बार आप लोग सेक्शन 57 खोल लीजिए, इसको आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड, मैं लिख देता हूँ इसको, पर्सन अरेस्टेड not to be detained more than 24 hours। इसका मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा है नो पुलिस ऑफिसर shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। अभी सेक्शन 57 को एकदम इन डेप्थ नहीं समझना है, ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि सून जस्ट आफ्टर दैट अ पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है। तो जिस इंसान को हम लोग अरेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं अरेस्टी, ठीक है। तो जो आपका अरेस्टी होता है उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपका सेक्शन 57 है ना, ये इट इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का जो प्रिंसिपल है उसी को इनकलकेट किया गया है अंडर सेक्शन 57 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहाँ पे भी सेम बात कही जाती है कि अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स एंड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको प्रेजेंट करना है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। उससे ज़्यादा देर के लिए आप उसको डिटेन करके नहीं रख सकते। क्लियर है आपको? 24 आवर्स वाली बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया अरेस्ट। ये सपोज ए था, मैं इसको कहानी की तरह बना देता हूँ, रेडवुड वर्क, ठीक है। ए था, ए ने बी का मर्डर कमिट किया, ठीक है। जो बी के रिलेटिव थे, सपोज सी बी का रिलेटिव था, उसने पुलिस स्टेशन में जाके इसकी इंफॉर्मेशन लॉन्च की। अब मर्डर जो है इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे? सेक्शन 154, बिकॉज इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पुलिस के पास जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि बी का मर्डर हुआ है एंड ए ने उसका मर्डर किया है, तो पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर है ही, बिकॉज इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो ए को अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। अब ए को अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट।
मजिस्ट्रेट के सामने ए को प्रोड्यूस करने का रीजनिंग क्या होगा आपको पता है? ताकि उसका डिटेंशन को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सपोज अरेस्ट हो गया एंड 24 घंटे के अंदर अब आपको जो अरेस्टी है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब हम लोग इसको एक नई जर्नी से समझेंगे। ठीक है, अरेस्ट हो गया एंड सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर आपने उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब मैजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करेंगे अंडर सेक्शन 167। ध्यान से एक चीज़ को समझिए, जो ये 24 घंटे का टाइम पीरियड है ना, ये आपका इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम मतलब क्या है कि आप अरेस्टी को 24 घंटे के लिए रखिए और कोशिश करिए कि 24 घंटे के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। अब अगर 24 घंटे के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तब आप जाएंगे सेक्शन 167 के अंदर। तो प्लीज़ एक बार सेक्शन 167 खोल लीजिए। क्या कहता है सेक्शन 167 का हेड नोट? इट सेज प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और आप चाहते हैं कि जो अरेस्टी है उसका डिटेंशन इंक्रीज किया जाए, 24 घंटे से ज़्यादा किया जाए। ऑफ कोर्स 24 घंटे का डिटेंशन, 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करना मतलब अरेस्टी का फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करना, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2। ठीक है, तो अगर आप डिटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा अरेस्टी को बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, सेक्शन 167 के अंदर लिखा हुआ है नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये नहीं बोला है कि आपको जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन होते हैं। ठीक है, और हर पुलिस स्टेशन पे किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है। मैंने आपको ये बताया था जब हम लोग हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इस पुलिस स्टेशन में कोई भी ऑफेंस रजिस्टर की जाएगी, ठीक है, कोई भी FIR रजिस्टर किया जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी मैजिस्ट्रेट को। जो ये इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है ना, इसको हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है, कि आपके जुरिस्डिक्शन में एक ऑफेंस अकर हुआ है, एक ऑफेंस हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इसे हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले, आपको याद होगा। तो आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जो आपका जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास आप लेके जाते हैं अरेस्टी को उसका डिटेंशन बढ़ाने के लिए। पर सपोज सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप अरेस्टी को जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है, जो आपका जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश ही ना कर पाए। तो इसका एक रेमेडी है कि अगर आप 24 घंटे में जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट सामने पेश ना कर पाए तो आप जो आपके सबसे नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ले जाइए। ठीक है, आप डिटेंशन जो है वो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए को सपोज केरला में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, ए को केरला में अरेस्ट किया था, ए ने ऑफेंस दिल्ली में किया था, तो जहाँ पर ऑफेंस होता है वहीं की पुलिस जो होती है ना वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अब ऑफेंस दिल्ली में हुआ था एंड जो ए था वो केरला भाग गया, तो फिर पुलिस वाले उसको केरला में पकड़े। अब जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है, ही इज़ इन दिल्ली एंड इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रीच द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, केरला के ही किसी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाके जो डिटेंशन है उसको इंक्रीज़ करवा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे समझेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सेक्शन 167 के अंदर जो हम लोग डिटेंशन पीरियड इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या वो इनडेफिनेटली हो जाता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो जाता है? नहीं। सेक्शन 167 में फॉर द फर्स्ट 15 डेज देयर शैल बी इंटरचेंजेबल कस्टडी। इंटरचेंजेबल कस्टडी, इसका मतलब क्या होता है
कि जो आपके शुरुआती 15 दिन होंगे, मतलब जब ये 24 घंटे का टाइम पीरियड खत्म हो गया और आप मजिस्ट्रेट के पास लेके गए और मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए हाँ कर दिया, तो जो आपके पहले 15 दिन होंगे डिटेंशन के वो इंटरचेंजेबल होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि या तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या फिर वो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी आपको पता ही है, पुलिस स्टेशन में रखना। अब जो आपकी ये जुडिशियल कस्टडी होती है ना, इसे हम जेल कहते हैं। जेल वही आपका सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, ठीक है, ये आपका जुडिशियल कस्टडी होता है। अच्छा, इसको हम इंटरचेंजेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हो सकता है जो अरेस्टी है, जब पुलिस ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके गए तो मजिस्ट्रेट ने उसको देखा एंड देखने के बाद पता चलता है भाई इसमें तो बहुत सारे ब्रूजेस हैं, चोट के निशान हैं, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है इस पर बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं। तो वो हो सकता है वो क्या करे कि हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो कंटिन्यू करने के लिए बोले, मगर वो उसको पुलिस कस्टडी में ना भेजें, वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। ठीक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब सपोज उन्होंने 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब 3 दिन के बाद पुलिस आती है, वो कहती है कि हमें ज़रूरत है कि अरेस्टी को आप हमारे कस्टडी में भेजिए, हमें उससे पूछताछ करनी है, और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, 3 दिन के बाद सपोज उन्होंने 10 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी, तो ये कितना हुआ, 3 + 10 13, और जो बाकी आपका कितना दिन बचा, 2 दिन अगेन उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो टोटल कितना हुआ, 15 दिन। तो जो शुरुआती 15 दिन होते हैं वहाँ पर इंटरचेंजेबल कस्टडी होती है। अरेस्टी को या तो जुडिशियल कस्टडी में आप भेज सकते हैं या फिर आप पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। अरेस्टी या फिर एक्यूज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका अरेस्टी या फिर एक्यूज्ड है, ही कैन ईदर बी इन द जुडिशियल कस्टडी और द पुलिस कस्टडी फॉर द फर्स्ट 15 डेज। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ठीक है। अब 15 दिन के बाद क्या, 15 दिन के बाद जो डिटेंशन होगी इट वुड बी कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी, मतलब 15 दिन के बाद जो कस्टडी ग्रांट की जाएगी इट वुड बी कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स और मोर, अगर 10 साल या 10 साल से अधिक की इम्प्रिजनमेंट है फॉर दैट ऑफेंस जिसके लिए अरेस्टी को एक्यूज पाया गया, जिसके लिए अरेस्टी को एक्यूज बनाया गया है, तो वहाँ पर उसकी कस्टडी को इंक्रीज कर दिया जाएगा फॉर 90 डेज एंड इट वुड बी जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पे पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं की जा सकती, ये अपने दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। एंड जो ऑफेंस है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर उसकी पनिशमेंट 10 साल से कम की है, ठीक है, तो वहाँ पर जुडिशियल कस्टडी दे दी जाएगी फॉर 60 डेज। ठीक है, 90 डेज एंड 60 डेज। क्लियर है आपको ये चीज़? अगर 10 साल से अधिक की इम्प्रिजनमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस तो वहाँ पर 90 डेज की इम्प्रिजनमेंट, एंड अगर 10 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट है फॉर दैट ऑफेंस तो वहाँ पर 60 डेज। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये 15 दिन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द 15 डेज ऑफ इंटरचेंजेबल कस्टडी are inclusive of the 90 and 60 days जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका कि जो 15 दिन की इंटरचेंजेबल कस्टडी दी गई थी वो इंक्लूसिव है 90 और 60 डेज का। इसका मतलब आपकी 15 दिन खत्म होने के बाद जो डिटेंशन रहेगा इट वुड बी ऑफ 75 डेज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स और मोर, एंड इट वुड बी 45 डेज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 10 ईयर्स विद लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 45 दिन हो गया और यहाँ पे 75 डेज हो गया। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद मतलब जो एक्यूज्ड है उसका एक्विटल हो जाएगा? एक्विटल नहीं होगा, बट उसको डिफ़ॉल्ट बेल दे दी जाएगी। ठीक है, जब ये आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 75 और 45 डेज वाला, तो उसके बाद जो आपका अरेस्टी है, जो आपका एक्यूज्ड है, उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी, मतलब वहाँ पर उसको बेल मिलना ही मिलना है। अच्छा, जो आपका ये पूरा टाइम पीरियड है ना 60 डेज 90 डेज का, ये किस चीज़ का है? ये आपका इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड है।
ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई 60 से 90 दिन के बीच में, जो हमने बताया था अभी पहले, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दो चीजें हो सकती हैं। फिर आएगा आपका अंडर सेक्शन 169 विच टॉक्स अबाउट डेफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, एंड देन सेक्शन 170 विच इज सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, एंड देन सेक्शन 173 के अंदर चार्जशीट। अब डेफिशिएंट एविडेंस क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने पे उनको लगा कि नहीं, इतने एविडेंसेस नहीं है हमारे पास कि हम इसको फर्दर डिटेन कर सकें, तो वहाँ पे डेफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पे जो आपका अरेस्टी है ही वुड बी सेट फ्रीड, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर सेक्शन 170 के अंदर द पुलिस ऑफिसर हैज फाउंड सफिशिएंट एविडेंस, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो आपका एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी चालू हो जाएगी, एंड देन आफ्टर दैट इंक्वायरी के बाद क्या आता है आपका ट्रायल, ठीक है। तो सेक्शन 170 में अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल गया पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, तो फिर ही विल सबमिट अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 173। चार्जशीट को हम एक और नाम से जानते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पुलिस ऑफिसर होते हैं वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमने कौन कौन से चार्जेस लगाए हैं एक्यूज के ऊपर, कौन कौन से चार्जेस के ऊपर हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है जिसके ग्राउंड पे उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया सकता है। चार्जेस बेसिकली आपके ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, ठीक है, तो सेक्शन 302 का चार्ज लगाया गया। याद रखिएगा हमेशा ही पनिशमेंट सेक्शन का चार्ज लगता है, ठीक है। जो आपका सेक्शन 300 है ये डेफिनीशन सेक्शन है, और जो आपका सेक्शन 302 है ये आपका पनिशमेंट सेक्शन है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़, पनिशमेंट सेक्शन एंड डेफिनीशन सेक्शन। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, वो चार्जेस लगाएगी, मतलब अपना चार्जशीट सबमिट करेगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज पुलिस ने अपना पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दिया, चार्जशीट सबमिट कर दिया अंडर सेक्शन 173, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल शुरू हो जाएगा। हो सकता है मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को जब पेरूज करे, उसको ध्यानपूर्वक पढ़े, तो उसको ये लगे कि भाई इसके अगेंस्ट तो इतने सफिशिएंट चार्जेस ही नहीं है, एविडेंसेस ही नहीं है कि मैं ट्रायल शुरू करूँ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मर्डर हुआ है इन द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने जब उसको पेरूज किया तो ही केम टू द कंक्लूजन नहीं, मर्डर नहीं हुआ, इट वाज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। ही केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट, दैट इज द चार्जशीट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, 167 की जर्नी समझ में आ गई। अब एक बार ना थोड़ा 167 से पहले की भी जर्नी समझ लेते हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर है, अब जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको विटनेसेस भी चाहिए होंगे ना, तो प्लीज सेक्शन 160 तो जो आपका सेक्शन 160 है, इट टॉक्स अबाउट पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है। एंड सेक्शन 161 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, तो इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद उसको विटनेसेस की स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो अंडर सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि ही कैन रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है। एंड सेक्शन 161 के अंदर
police officer have the power to record the statement of witnesses. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी बस हम लोग ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं. अब उसके बाद सपोज अगर जो आपका एक्यूज्ड है वो कन्फेशन देना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मैं ही गिल्टी हूँ, मुझे पकड़ लो जज साहब, मुझे अपने कटघरे में ले लो, मतलब ज़्यादा एक्टिंग हो गया. तो मतलब अब जो आपका एक्यूज्ड है वो कहना चाहता है कि वो अपना बताना चाहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया था एंड मैं एग्री करता हूँ, मैं अपने गिल्ट को मानता हूँ कि मैंने ये ऑफेंस किया था. तो सेक्शन 164 टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी विटनेस है, वो पुलिस ऑफिसर के पास अंडर 161 नहीं देना चाहता स्टेटमेंट, या फिर कोई अगर आपका अक्यूज्ड है, ठीक है, वो बताना चाहता है कि मैंने ही क्राइम किया है, फिर वो कोई स्टेटमेंट देना चाहता है बट पुलिस ऑफिसर सामने नहीं देना चाहता, तो वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है अंडर सेक्शन 164 टू गेट हिज कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड. एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इवन दो एक्यूज्ड, सपोज ए जो हमारा एक्यूज था उसने मजिस्ट्रेट साहब को अपना कन्फेशन दे दिया, तो क्या मजिस्ट्रेट इस कन्फेशन से बाउंड है? क्या कन्फेशन सुनते ही वो ए को प्रोसिक्यूट कर देंगे, उसके अगेंस्ट लाइक ट्रायल इनिशिएट कर देंगे एंड उसको गिल्टी मान लेंगे? नहीं. याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड बाय द कन्फेशन गिवन बाय द एक्यूज्ड. ही इज़ नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है. ठीक है, उन्हें अपना खुद का जुडिशियल माइंड लगाने का फ्रीडम है. वो अपना जुडिशियल माइंड लगा के ही मे कम टू द कंक्लूजन कि नहीं, जो ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा रहा है ये किसी को बचाने के लिए करवाया जा रहा है. सपोज बी ने मर्डर किया था, ए उसको बचाने के लिए कन्फेशन दे रहा है. ठीक है, क्लियर है? लेकिन हाँ, और एक और चीज़, जो आपका कन्फेशन होता है इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. ठीक है, इट कैन ओनली बी यूज टू कोरॉबरेट. कोरॉबरेट का मतलब होता है सहायक, मतलब साथ, मतलब कि हेल्प करने के लिए, जो बाकी एविडेंसेस है ना उसको कोरॉबरेट करने के लिए. क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारी पूरी जर्नी थी जो हम लोग ट्रैवल करेंगे इन द चैप्टर 12 ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में एक बार कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम लोग और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. We'll meet in the next lecture.